हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं सुरेश कुमार आज फिर लेकर आया हूँ एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 इकाई 6 में। आपको हम पाचन पढ़ा रहे थे, उसी पाचन के आगे हम लेकर चलते हैं आज पाचन ग्रंथियों की ओर, क्योंकि पाचन में बहुत सारी ग्रंथियाँ भी जो होती हैं पाचन में सहायक होती हैं, यानी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका को अपनी अदा करती हैं। तो इन ग्रंथियों के बारे में भी आपको सबको पता होना चाहिए, ताकि आप पाचन से संबंधित या जीव विज्ञान से संबंधित जितनी भी हर कड़ी से किसी भी कड़ी से प्रश्न पूछे जाएं, आसानी से उनके उत्तर आप दे सकें। तो आइए क्रम से इसको भी हम समझते हैं। और हमारे वीडियो अगर जो नए प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके नीचे एक रेड आइकन सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उसे ज़रूर दबा देना ताकि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें हमारे जो नए वीडियो हैं वो प्राप्त कर सकें। आइए चलते हैं आज पाचन ग्रंथियों की ओर चलते हैं। पाचन हमने आपको पूर्ण तरीके से बता दिया है, वो वीडियो आप देख लेना। आगे चलते हैं पाचन ग्रंथियाँ। तो पाचन ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो पाचन में सहायक करती हैं, यानी पाचन की क्रिया में सहयोग देती हैं। उन ग्रंथियों को हम पाचन ग्रंथियाँ कहते हैं। तो पाचन ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ हैं जो भोजन को पचाने में सहयोग देती हैं, उन्हें हम पाचन ग्रंथियाँ कहते हैं। पाचन ग्रंथियाँ देखी जाए मुख्यतः जो है लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय 3 प्रकार की होती हैं। तो लार ग्रंथियाँ देखी जाए मुंह में उपस्थित होती हैं। ये 3 जोड़ी हमारे शरीर में होती हैं। यकृत एक होता है जो ग्रहणी से जुड़ा होता है, अग्न्याशय एक होता है, ये भी ग्रहणी से ही जुड़ा होता है। और ग्रहणी किसका भाग होता है? ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो ग्रहणी है किसका भाग है, तो छोटी आंत का है। या फिर ये यकृत अग्न्याशय किससे जुड़ी होती है, तो ग्रहणी से जुड़ी होती हैं। ये भी आप भली भांति सब परिचित होना चाहिए। आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले लार ग्रंथियों की ओर। आइए लार ग्रंथियों को भली बात समझते हैं। तो लार ग्रंथियां यानी सलाइवा ग्लैंड्स। तो लार ग्रंथियां मुख गुहा में 3 जोड़ी उपस्थित होती हैं, यानी हमारी मुख जो होती है माउथ कैविटी, उसमें 3 जोड़ी उपस्थित होती हैं लार ग्रंथियां। 3 जोड़ी का मतलब हुआ टोटल 6 ग्रंथियां। तो ये संख्या पूछी जाए तो कुल 6 होती हैं, और जोड़ी में पूछी जाए तो 3 जोड़ी होती हैं। इन ग्रंथियों से लार स्रावित होती, यानी जो ये ग्रंथियां होती हैं लार ग्रंथियां, इनसे लार स्रावित होती है। यानी पूछा जाए कौन सा द्रव स्रावित होता है तो आप कहेंगे लार स्रावित होता है। और लार में आप समझ लीजिए 90% जल होता है, 1% एंजाइम होते हैं। अब लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती, तो आइए तीनों जोड़ी को समझ लेते हैं। सबसे पहले होती है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरी होती है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, तीसरी होती है सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, या इसे हम पैरोटिड सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा ये 3 लार ग्रंथियाँ, 2 आपकी पैरोटिड होती हैं, 2 आपकी सबलिंगुअल होती हैं, 2 आपकी सब मैक्सिलरी होती हैं। तो इस प्रकार 2 ये 2 ये 2 ये, इस प्रकार टोटल हो गई 6 या 3 जोड़ी होती हैं। इनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछी जाती कौन है? पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसे हम कर्णमूल ग्रंथि भी हिंदी में कहते हैं। तो इस प्रकार आप ये जान लेंगे 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनको भी आप लोगों ने समझ लिया। तो आपने जाना कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हमारे कान के पास में होती है। ये ग्रंथि जो होती है आपकी, इन तीनों ग्रंथियों की स्थिति यानी ये कान के पास होती है, ये आपकी जिह्वा के पास होती है, और जबकि ये आपकी जबड़े के पास में होती है। इस प्रकार आप तीनों की स्थितियों के बारे में भी पता होना चाहिए, कान के पास में, जीभ के पास में, और किसके पास में? जबड़े के पास में स्थित होती हैं। अब लार जो होती है, लार में 2 एंजाइम निकलते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि 2 एंजाइम, और एंजाइम ही पाचन में सहायक करते हैं। आपने देखा होगा मुख में पाचन होता है। मुख में पाचन कहाँ से होता है? तो मुख में किसके कारण होता है? तो टाइलिन के कारण होता है, क्योंकि टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो भोजन में स्टार्च होती है उस स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो आप सबसे पहले जानिए लार में 2 एंजाइम निकलते हैं, एक टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। अब टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम स्रावित होते हैं। टाइलिन आप भली बात जान लिए हैं कि पाचन में कैसे सहायक करता है,
स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। और जबकि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो जीवाणुओं का हमारे खाने के साथ, भोजन के साथ जो जीवाणु या रोगाणु आते हैं उनका नाश करता है, यानी उनका भक्षण करता है। तो इस प्रकार दोनों एंजाइम का मुख्य रूप से कार्य हमारे शरीर में होता है। अगर अगला पॉइंट समझना चाहते हैं तो लार का पीएच मान 6.8 होता है, 6.8। और आपको हमने इससे पहले बताया था कि 7 जो होता है, 7 होता है उदासीन, 7 के ऊपर क्षारीय होता है यानी 14 तक, और 7 से नीचे 0 यानी जितने भी पॉइंट होंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब अम्ल होंगे। तो 7 से नीचे अम्ल, 7 से ऊपर क्षार। और जबकि लार का पीएच 6.8 है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अम्लीय। इस प्रकार इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्राव होती है, यानी एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। इसलिए हमें अत्यधिक पानी का प्रयोग करना चाहिए, पानी निरंतर पीते रहना चाहिए। लार भोजन को नम व चिपचिपा बनाती है। लार का एक काम ये भी है कि भोजन को नम व चिपचिपा बनाती है। इस प्रकार आपने लार ग्रंथियों के बारे में विधिवत जान लिया। इससे हटकर कोई भी प्रश्न आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। इतना आप तैयार कर लेंगे, हर प्रकार के आप प्रश्न कर पाएंगे। आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ग्रंथ है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं या जिगर कहते हैं, या इसे कलेजा या कलेजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये यकृत हो जाएगी। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको हम जिगर, कलेजा या लीवर के नाम से भी जानते हैं। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है, यानी जो ग्रंथियां हैं उनसे कोई ना कोई रस स्रावित होता है, जैसे लार ग्रंथियों से लार। इसी प्रकार यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। ये पित्त रस एकत्रित होता है कहाँ पर, पित्ताशय में, यानी एकत्रित होता है, संगठित होता है, यानी स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। तो स्टोर होता है पित्ताशय में, इसीलिए इसका नाम पित्तरस है। तो ध्यान रखना, ये जो पित्तरस है किससे स्रावित होता है, यकृत से, ना कि पित्ताशय से। यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है ना कि स्रावित। स्रावित किससे होता है, यकृत से। इस प्रकार पित्तरस क्षारीय होता है। पित्तरस क्षारीय होता है, तब भोजन में मिलने पर भोजन को भी अमाशय के बाद क्षारीय बना देता है, यानी अमाशय में भोजन अम्लीय होता है, लेकिन जब ये ग्रहणी में प्रवेश करता है तो भोजन क्षारीय हो जाता है। क्षारीय कौन करता है, यही पित्तरस जो है भोजन को क्षारीय कर देता है। तो ये पित्तरस जो होता है या यकृत होती है, यकृत का हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसकी बात हम कर लेते हैं विधिवत, पॉइंट टू पॉइंट। यकृत के हम कार्यों की बात करते हैं तो यकृत के कार्य प्रमुख बहुत सारे हैं, आइए चलते हैं। तो पित्तरस भोजन में उपस्थित वसा का पाइसीकरण या अंग्रेजी में कहते हैं एमल्सिनेशन, यानी एमल्सीकरण करता है, जिससे भोजन जो है वसा, जो भोजन की जो वसा होती है वो घुलनशील बन जाती है, यानी वैसे जल में घुलनशील नहीं होती है, लेकिन एमल्सीकरण हो जाने के बाद वसा जो है वो घुलनशील बन जाती है। यानी सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है वसा, ये भोजन के द्वारा या अन्य एंजाइम के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। इसलिए जब भोजन का एमल्सीकरण हो जाता है वसा का, जिससे जो है वसा भी घुलनशील हो जाती है। और दूसरा अगर यकृत का कार्य देखा जाए तो भ्रूणावस्था में यकृत से ही आरबीसी यानी रक्त का निर्माण होता है। यानी भ्रूण जब होता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा पनप रहा होता है, उस समय आरबीसी यानी रक्त का निर्माण जो है ये किसके द्वारा होता है, यकृत में ही होता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जन्म हो जाता है, हड्डियों का निर्माण हो जाता है, उसके उपरांत जो लंबी अस्थियां होती हैं उनकी अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। यानी जब अस्थियां नहीं होती तो किस में होता है, यकृत में ही निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपने ये भी जान लिया। आगे चले तो यकृत में महत्वपूर्ण प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये निर्माण होता है तो इसका कार्य क्या है, तो ये रक्त को जमाने में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। यानी रक्त में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ही जो हैं ये जो रक्त को जमाने में सहायक होती हैं। इस प्रकार ये कार्य भी यकृत का ही है। अगला कार्य चले तो यकृत में हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण भी होता है, जो
अब हेपेरिन का कार्य क्या है, तो आप जानते हैं शरीर में हमारे रक्त प्रवाहित होता रहता है, कहीं पर जमता नहीं है। जमता क्यों नहीं, क्योंकि हेपेरिन प्रोटीन है जिसके कारण नहीं जमता है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता है और ये किससे बनती है, तो यकृत के द्वारा ही ये निर्मित होती है और रक्त को हमारे शरीर में जमने से रोकती है। कौन, हेपेरिन प्रोटीन। अगला कार्य बात करें तो ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा, यानी हमारे शरीर में जब ग्लूकोज जितनी खपत होती है, जितनी ऊर्जा में उतनी ले ली जाती है, इसके अतिरिक्त जो ग्लूकोज बचता है उसको किस में ये यकृत बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। अल्प मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत अपने में संचित कर लेता है, यानी रख लेता है ग्लूकोज को किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यानी ये भी एक कार्य हो जाएगा। अगला कार्य क्या है, यकृत ग्लूकोज की कमी होने पर, यानी जब ग्लूकोज की हमारे शरीर में कमी होती है तो यही ग्लाइकोजन जो होता है ग्लूकोज में बदल जाता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी यही ग्लूकोजन जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है और ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार आप देखिए कि अतिरिक्त जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और जब ग्लूकोज की कमी होती तो इस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है। कौन, यकृत। आगे चलिए, तो यकृत अधिक हानिकारक अमोनिया, यानी हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है जो बहुत ही हानिकारक है। इस हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। यूरिया भी हानिकारक है लेकिन ये कम हानिकारक है, अमोनिया बहुत हानिकारक है। फिर है यकृत विटामिन ए तथा विटामिन डी को भी अल्प मात्रा में संचित रखता है, यानी यकृत में विटामिन ए और डी भी संचित रहते हैं। यानी कौन सी विटामिन रखी जा सकती है, विटामिन ए और विटामिन डी। यकृत की कुफर कोशिकाएं विषैले पदार्थ का भी अवशोषण करती हैं, यानी हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ आते हैं उनका अवशोषण यकृत की कुफर कोशिकाएं करती हैं। यानी कभी कभी कोई जो व्यक्ति जहर का जो भोजन आहार के रूप में लेता है, यदि उसकी बाई चांस मृत्यु होती तो यकृत की ही जांच होती है, क्योंकि कुफर कोशिकाओं में देखा जाता है कि किस प्रकार जहर का अवशोषण हुआ है। तो इस प्रकार आप देखिए तो यकृत जो है विषैले पदार्थों का भी कुफर कोशिकाएं जो है अवशोषण करती हैं। इस प्रकार ये यकृत के कार्य हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आपकी अग्न्याशय ग्रंथि की ओर। तो अग्न्याशय ग्रंथि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। अग्न्याशय किससे जुड़ी होती है, ये भी ग्रहणी से जुड़ी होती है, जो छोटी आंत का अग्रभाग होता है। तो अग्न्याशय भी सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पत्ती के समान होती है तथा ग्रहणी से जुड़ी होती है। छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी से जुड़ी होती है। अग्न्याशय ग्रंथि से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है तथा इसके अतिरिक्त हार्मोन्स भी इससे स्रावित होता है, और हार्मोन्स लैंगरहैंस दूबिकाओं से स्रावित होता है। लैंगरहैंस दूबिकाओं से किसकी, अग्न्याशय ग्रंथि की। इस प्रकार ये जो आपकी, चूँकि इससे हार्मोन्स भी स्रावित होता है, अग्न्याशयी रस जिससे एंजाइम स्रावित होते हैं, इसलिए इसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, यानी मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन्स एंजाइम दोनों का स्राव करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो इसके हार्मोन्स का परिचय जब आप हार्मोन्स पढ़ेंगे तब समझेंगे, तब तक आप पाचन ग्रंथि चूँकि चल रहा था तो इसलिए पाचन से संबंधित आप कार्य पढ़ सकते हैं। तो इसमें अग्न्याशयी रस में मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। ये एंजाइम, ये ग्रंथ कैसी ग्रंथ है, पूर्ण पाचक एंजाइम इसमें स्रावित होते हैं, क्योंकि आमाशय में आपका प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, जबकि मुंह में आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लेकिन अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा 3 जटिल कार्बनिक पदार्थ है, तीनों का पाचन होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है जिससे प्रोटीन पाचन होता है एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का, जबकि लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। इस प्रकार इसे हम पूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज वसा का पाचन करता है। इस प्रकार आपने ये पाचन ग्रंथि को पूर्ण तरीके से समझ लिया। इसके आगे हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आप क्रम से सारी बातें आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको सही बातें सही तरीके से आपको समझ में आ सकें।
और ये हमने एनसीईआरटी की बुक से सारे नोट्स तैयार किए हैं, इसलिए इसमें ताकि आपको कोई भी समस्या इसमें ना रहे। और सारे नोट्स तैयार कर लेना। हमारे अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना। धन्यवाद। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपको हम पुनः धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।